जय हिंद साथियों। 18 नवंबर का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने ये रहा। हाल ही में सीवी आनंद बोस ये किस राज्य के गवर्नर बने हैं, राज्यपाल बने हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए, ये पश्चिम बंगाल के वेस्ट बंगाल के हाल ही में गवर्नर राज्यपाल बने हैं। यहां पर और भी ऑप्शन दिए गए हैं, इसे भी समझ लेते हैं। देखिए, यूपी के प्रेजेंट में यदि आपसे पूछा जाए राज्यपाल कौन है, तो यह है आनंदीबेन पटेल। क्या नाम है इनका? आनंदीबेन पटेल इनका नाम है। एमपी के प्रेजेंट में मंगू भाई छगन भाई पटेल, मंगू भाई छगन भाई पटेल, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल प्रेजेंट में है अनुसुईया उइके, अनुसुईया उइके। दोस्तों, सीवी आनंद बोस जो हैं अभी पश्चिम बंगाल के गवर्नर नियुक्त किए गए हैं। मणिपुर के राज्यपाल हैं ला गणेशन, वो जुलाई से लेके पश्चिम बंगाल के अभी तक अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। अब सीवी आनंद बोस जो हैं बन गए हैं राज्यपाल। यहां पर आपको राज्यपाल से संबंधित हमारे संविधान में जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स दिए गए, अनुच्छेद दिए गए हैं, उसको भी मैं यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 153, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए, आर्टिकल 153 में बताया गया है कि हर एक स्टेट का एक गवर्नर होगा। हालांकि 2 से अधिक राज्यों के भी गवर्नर हो सकते हैं एक साथ। यानी फॉर एग्जांपल एमपी और यूपी 2 राज्यों का एक गवर्नर हो सकता है, और हर एक स्टेट का एक राज्यपाल तो होगा ही होगा। आर्टिकल 154 को देखते हैं। यहां पर बताया गया है कि जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति है, इसे हम बोलते हैं इंग्लिश में एक्सिक्यूटिव पावर, वो किस पर निहित होगी? राज्यपाल पर निहित होगी। सेम उसी प्रकार से जिस प्रकार से राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है कि जो केंद्र की कार्यपालिका शक्ति है वो किस पर निहित होगी? राष्ट्रपति पर निहित होती है। आर्टिकल 155 के बारे में यहां पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो गवर्नर होता है उसके अपॉइंटमेंट के बारे में बताया गया है, यानी नियुक्ति के बारे में बताया गया है। तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, चलिए 156 में देखते हैं क्या है। आर्टिकल 156 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें बताया गया है टर्म ऑफ गवर्नर। देखिए, कोई फिक्स टर्म नहीं होता है, यानी प्रेसिडेंट जब चाहे उसे हटा सकता है। हालांकि प्रेसिडेंट को मंत्री परिषद जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है वो सुझाव देती है कि किस राज्य का कौन राज्यपाल होना चाहिए। उस पर सिग्नेचर किसका लगता है? राष्ट्रपति का लगता है। आर्टिकल 157 में बताया गया है क्वालिफिकेशन ऑफ गवर्नर, यानी राज्यपाल की क्या क्या अर्हताएं होनी चाहिए। आर्टिकल 159 में बताया गया है ओथ ऑफ गवर्नर, यानी ओथ कौन दिलाता है। आर्टिकल 163 में बताया गया है, देखिए, गवर्नर की सहायता के लिए और उसके सजेशन के लिए एक मंत्री परिषद होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो पूछे जा सकते हैं। साथियों, आप पढ़ रहे हैं डेली करंट अफेयर्स और मैं हूं राजा गुप्ता। मैं आपको पढ़ाता हूं डेली करंट अफेयर्स। भारत के सभी एग्जाम्स के लिए जरूरी है हमारा करंट अफेयर्स। चाहे आप कोई भी पेपर देते हो, अगर करंट पूछा जाएगा तो बस आप डेली करंट अफेयर्स को फॉलो करें। इस क्लास की विशेष बात है, केवल 25 से 30 मिनट की क्लास होती है। यहां पर होता है स्टैटिक जीके, स्पेशल जीके, ऑल जीएस सब्जेक्ट का कवरेज मिलता है। और मैं आज 304 नंबर की क्लास ले रहा हूं। इसका नाम है करंट अफेयर्स का ब्रह्मास्त्र। साथियों, निगाहों में मंजिल है, सामने कठिन रास्ते हैं। निगाहों में मंजिल है, सामने कठिन रास्ते हैं, लेकिन मैं हर मुश्किल से उलझ गया और मैं सबसे आगे निकल गया। जो उलझेगा वही सुलझेगा, बिल्कुल पक्की बात है। जो चुनौतियों का सामना नहीं करेगा, जो डरेगा समझो मरेगा। जो डर गया वो मर गया और घर गया। इसलिए जीत के लिए एक जुनून चाहिए, एक जज्बा चाहिए, एक जिद चाहिए। उसी के आगे आपको तरक्की मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाल ही में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 जारी किया गया और भारत की इसमें रैंक क्या है? तो भारत ने अच्छा प्रदर्शन किया है। भारत 8th रैंक पर आ गया है। पहले भारत 10वें स्थान पर था, अब भारत 8वें स्थान पर पहुंच गया है। 18वां जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया। अब सवाल उठता है
इसे कौन जारी करता है? जर्मन वॉच और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क है, उसके द्वारा जारी किया जाता है। इसमें 63 देशों को शामिल किया गया। भारत की रैंक बहुत अच्छी है, भारत इस पे काम भी कर रहा है, हम देख भी रहे हैं लगातार पर्यावरण के सुधार के लिए। भारत इसमें 8वें स्थान पर है। 2021 और 22 में भारत की रैंक 10th थी, याद रखिएगा। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि बहुत सारे यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं और 59 कंट्रीज हैं, वो सब मिला के 92% का कार्बन का उत्सर्जन करते हैं, जो हमारे प्रकृति, हमारे धरती के लिए बिल्कुल ही बेकार है। हमारे पर्यावरण को यदि सुधारना है, क्लाइमेट में जो लगातार चेंज आ रहा है उसको रोकना है, तो हमें कार्बन के उत्सर्जन को कम करना पड़ेगा। भारत ने 2070 तक टारगेट बनाया है कि भारत 0 कार्बन उत्सर्जन करेगा। यह भारत का टारगेट है। साथियों, यहां पर बताना चाहूंगा 3 स्थान जो है, पहले 3 स्थान फर्स्ट, सेकंड और थर्ड किसी देश को नहीं दिया गया, क्योंकि अच्छा प्रदर्शन उन 3 देशों ने नहीं किया है। पर चौथा स्थान से यहां पर शुरुआत होगी। चौथे स्थान पर है डेनमार्क, 5वें स्थान पर है स्वीडन और चिली 6वें स्थान पर है। दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषण जो कर रहा है वो चीन है। हर जगह प्रदूषण, हर प्रकार का प्रदूषण चीन भैया कर रहे हैं। दोस्तों, ये 51 प्लेस पर पहुंच गया है, तो 13 स्थान गिरकर 51 प्लेस पर पहुंच गया है। सबसे खराब प्रदर्शन ईरान का है, फिर सऊदी अरब का है और कजाकिस्तान का है। साथियों, यहां पर हमने बात रैंकिंग की है, तो भारत की रैंकिंग विभिन्न इंडेक्स में यहां पर बताने वाला हूं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 जारी किया गया, भारत 107 प्लेस पर है, पहले 101 स्थान पर था। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत 87 प्लेस पर है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 40 प्लेस पर है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 150 प्लेस पर है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 136 प्लेस पर है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत को सबसे बेकार कहा गया, 180 प्लेस पर है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में भारत 37 प्लेस पर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको पीडीएफ क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। बहुत सारे हमारे छात्र क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो अपनी रैंक भी देख पाते हैं क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर, वो किस रैंक पर आ रहे हैं, कितनी जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारा एक सेक्शन है, जैसे ही क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, ओपन करेंगे, वहां पर वीडियो, पीडीएफ और क्विज तीनों मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट हाल ही में किस स्टेट में शुरू हुआ है? तो अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट मिजोरम राज्य में हाल ही में शुरू किया गया है। साथियों, 3 दिन का ये कार्यक्रम है। 17 नवंबर 2022 को शुरू हुआ है। किसके द्वारा शुरू हुआ है? भारत के टूरिज्म मिनिस्ट्री और राज्य के पर्यटन विभाग के द्वारा, दोनों मिलकर के इसको आयोजित कर रहे हैं। कौन सा एडिशन है? ये 10वां एडिशन है। साथियों, इस प्रदर्शनी में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? वहां के लोकल फूड प्रोसेसिंग, वहां के विभिन्न प्रकार के व्यंजन, वहां के हैंडीक्राफ्ट्स, हस्तशिल्प और पर्यटन पर बहुत सारे आपको स्टॉल मिलेंगे। अब सवाल उठता है कि आखिर इसका आयोजन क्यों किया जाता है? तो इसका आयोजन इसलिए किया जाता है ताकि डोमेस्टिक रूप से और इंटरनेशनल रूप से जो बाजार है, वहां पर जो हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं, उनकी पर्यटन में कितनी कैपेसिटी है, इसको प्रदर्शित करने के लिए ये पर्यटन मार्ट किया जा रहा है। मिजोरम पहली बार इस मार्ट की मेजबानी कर रहा है। साथियों, हाल ही में जितने भी हुए आयोजन है दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूं। अभी मैंने आपको वांगला उत्सव पढ़ाया था, कल के करंट अफेयर्स में ही पढ़ाया था, परसों। तो मैंने आपको बताया था मेघालय में ये शुरू हुआ है। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ शुरू हुआ है, तो न्यू दिल्ली में शुरू हुआ है। कहाँ पर? प्रगति मैदान में शुरू हुआ है। अमूर फाल्कन फेस्टिवल, बाज का एक प्रकार की स्पीसीज है, इसका 7th एडिशन मणिपुर में शुरू हुआ है। अमूर फाल्कन, देखिए फाल्कन कैपिटल नागालैंड है। साहित्य अकादमी के द्वारा न्यू दिल्ली में रविंद्र भवन में पुस्तक मेले का आयोजन किया गया है। हाल ही में मैंने आपको बताया था कृषि मेला और प्रदर्शनी का आयोजन हुआ है एमपी में। कहां पर हुआ है? मुरैना में। इंपॉर्टेंट आयोजन है, आपके यहां से 1 से 2 नंबर तो पक्के हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं।
हाल ही में नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फुल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग? तो द पर्सन इज अरविंद विरमानी। क्या नाम है इनका? अरविंद विरमानी नाम है। ये बनाए गए हैं नीति आयोग के फुल टाइम मेंबर। यहां पर और भी ऑप्शन है। शुभ्रकांत पांडा, ये फिक्की के हाल ही में अध्यक्ष बनाए गए हैं। संगीता वर्मा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसकी हाल ही में अध्यक्ष बनाई गई हैं। मोहित भाटिया बैंक ऑफ इंडिया में म्यूचुअल फंड के हाल ही में क्या बनाए गए हैं? डायरेक्टर बनाए गए हैं। म्यूचुअल जो फंड है, बैंक ऑफ इंडिया का म्यूचुअल फंड है, मोहित भाटिया उसके हाल ही में चेयरमैन बनाए गए हैं। याद रखिएगा इन सभी नामों को। देखिए दोस्तों, सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं और भारत के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं अरविंद विरमानी। इन्हें फुल टाइम मेंबर नियुक्त किया गया है। कौन है ये? अरविंद विरमानी है। साथियों, यहाँ पे नीति आयोग के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। नीति आयोग प्लानिंग कमीशन की जगह पर आई है। देखिए, पहले क्या होता था, प्लानिंग कमीशन 5 साल में उसके टारगेट सेट किए जाते थे, उसमें बहुत सारी कमियां थी, तो उसको दूर करते हुए नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को। यदि आपसे पूछा जाए कि प्रेजेंट में इसका अध्यक्ष कौन है, तो जो भी देश का प्राइम मिनिस्टर होता है वही उसका अध्यक्ष होता है। पीएम मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष कौन है? हाल ही में सुमन बेरी बनाए गए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीईओ कौन है? परमेश्वरन अय्यर हैं सीईओ। ये भारत का एक थिंक टैंक है, यानी सजेशन देता है किस प्रकार से भारत का एक प्रकार से इंजन की तरह काम करता है, किस प्रकार से हम भारत को आगे लेके जाएं। चलिए, अगला प्रश्न है, काशी तमिल संगम ये कहां पर शुरू हुआ है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो काशी तमिल संगम बनारस में शुरू हुआ है। साथियों, बनारस के बारे में मैं आपको बता दूं, इसको ने इसे कल्चरल कैपिटल घोषित किया है, बनारस को। काशी तमिल संगम कहां पर शुरू हुआ है? बनारस में शुरू हुआ है। 17 नवंबर 2022 को शुरू हुआ है और यह कार्यक्रम महीने भर चलेगा। संगम भाषा के स्तर पर 2 अलग अलग क्षेत्रों को एक साथ यहां पर लाया जाएगा। ठीक है, तमिल और दूसरी जो काशी के कल्चर है, साउथ और नॉर्थ कल्चर का यहां पर मिलन होगा। तमिलनाडु से जो प्रतिनिधि आएंगे वो काशी विश्वनाथ मंदिर, अयोध्या मंदिर और बनारस की प्रसिद्ध गंगा आरती का दर्शन करेंगे। देखिए, काशी और तमिलनाडु के बीच में एक पुराना एक संबंध, एक रिलेशन है, बहुत गहरा और बहुत पुराना संबंध है। एक राजा है, तमिलनाडु में थे, तो ये है राजा अधिवीर राम पांडियन। इन्होंने काशी की तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद 19वीं शताब्दी में तेनकाशी में एक शिव मंदिर का निर्माण कराया था। तो एक हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्ट है काशी और तमिलनाडु के बीच में। साथियों, आज की नॉलेज की फैक्ट्री में भारत के इंपॉर्टेंट महोत्सव को डिस्कस करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो मांडू महोत्सव कहां पर होता है? तो देखिए, धार में होता है, एमपी में होता है। बेलम केव्स फेस्टिवल आंध्र प्रदेश में। लाई हरोबा महोत्सव मणिपुर में होता है, कहीं कहीं पर आपको त्रिपुरा देखने को भी मिलेगा। बक्शा पक्षी महोत्सव पश्चिम बंगाल में होता है। जो कुटुपाई महोत्सव मिजोरम में। धनु जात्रा महोत्सव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उड़ीसा में। माधवपुर मेला लगता है गुजरात में। रथ उत्सव होता है तमिलनाडु में। जलीकट्टू बहुत फेमस है, तो ये मदुरई तमिलनाडु में होता है, यहाँ पर भैंसों की रेस होती है। और दूसरा है चपचारकुट महोत्सव, ये कहाँ पर होता है? मिजोरम में होता है। नवाचार महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में। नगोबा यात्रा तेलंगाना में। सूरज कुंड शिल्प मेला हरियाणा में। अभी हाल ही में सूरज कुंड हरियाणा में गृह मंत्रियों का सम्मेलन भी हुआ था, मैंने आपको पढ़ाया था। काला घोड़ा कला महोत्सव मुंबई में। हॉर्नबिल फेस्टिवल बेसिकली नागालैंड में होता है, क्योंकि नॉर्थ जो स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, तो आपस में उनकी कल्चर बहुत मिलती जुलती है, तो कई जगह पर त्रिपुरा भी देखने को मिलता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। संध्या देवनाथन किस कंपनी की भारत में हाल ही में प्रमुख बनी है? तो संध्या देवनाथन मेटा की हाल ही में प्रमुख बनी है।
दोस्तों कल भी मैंने मेटा से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ाए थे। मेटा ने भारी पैमाने पे छटनी की है, लगभग 11,000 लोगों को वहां से निकाल दिया है, तो बहुत सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं। तो ये उपाध्यक्ष बनी है संध्या देवनाथन। अमेरिका की बहुराष्ट्रीय सोशल मीडिया कंपनी है जिसका नाम मेटा है। फेसबुक ने अपना नाम बदल लिया था, तो मेटा इंडिया की उपाध्यक्ष नियुक्त की गई हैं। इनका नाम आप याद रखना, कौन है ये? संध्या देवनाथन है। ये अजीत मोहन की जगह लेंगी जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है। मैंने आपको कल पढ़ाया भी था। साथियों 1 जनवरी 2023 से ये उपाध्यक्ष का कार्यभार संभालेंगे। मेटा के संस्थापक और सीईओ कौन है? मार्क जुकरबर्ग हैं। साथियों मैंने कल भी बताया था आपको कि मेटा जो है, मेटा के अंडर व्हाट्सएप भी आता है और इंस्टाग्राम भी आता है। यहाँ पर आपको विभिन्न कंपनियों के सीईओ बताने वाला हूँ। एक नंबर आपका यहाँ से भी पक्का होता है। गूगल और अल्फाबेट के सीईओ हैं सुंदर पिचाई, भारतीय मूल के हैं। यूट्यूब जिसका आप दिन भर यूज करते हैं, तो इनका नाम है सुजान वोजिसिकिक। क्या नाम है इनका? सुजान वोजिसिकिक। ठीक है। फेसबुक के हैं मार्क जुकरबर्ग। अमेजन के सीईओ हैं एंडी जेसी। माइक्रोसॉफ्ट के हैं सत्य नडेला, भारतीय हैं। शांतनु नारायण भारतीय मूल के हैं। एडोब के सीईओ भारतीय मूल का बोल रहा हूँ, है ना। आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन अरविंद कृष्णा है। टेस्ला और स्पेसएक्स और ट्विटर के सीईओ हैं एलन मस्क। पराग अग्रवाल को हाल ही में निकाल दिया है इन्होंने, तो अब खुद ट्विटर के सीईओ बन गए हैं। इन्फोसिस के सीईओ हैं सलिल पारेख। इन सभी इंपॉर्टेंट सीईओ को याद रखिएगा। चलिए, अब्बास मुंतसिर का निधन हो गया। वह कौन थे? तो अब्बास मुंतसिर बास्केटबॉल खिलाड़ी थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। यह है अब्बास मुंतसिर, भारत के पूर्व बास्केटबॉल कप्तान थे। इन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला है। देखिए हाल ही में अर्जुन पुरस्कार की घोषणा हुई है। 1961 में स्थापना हुई है। 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। 25 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार हाल ही में दिया गया है। मैंने कल आप लोगों को सारा कवर करवाया था। इसका स्पेशल वीडियो भी बना हुआ है जहां पर राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के बारे में अलग से मैंने डिस्कस किया है। उस वीडियो को भी जाकर के आप देखिए। दोस्तों ये 1975 में और 1969 में बैंकॉक में एशियाई बास्केटबॉल चैंपियनशिप में इन्होंने राष्ट्रीय टीम की कप्तानी की थी और एकमात्र बास्केटबॉल प्लेयर जिन्हें अर्जुन अवार्ड मिला है वो यही व्यक्ति हैं। हाल ही में निधन को डिस्कस करेंगे तो तेलुगु फिल्म स्टार कृष्णा गारू का निधन हुआ है। श्याम शरण नेगी का निधन हुआ, भारत के सबसे पहले वोटर थे। इला भट्ट का निधन हुआ, समाज सेविका थी। इन्होंने सेवा संस्था की स्थापना की थी। जम्बे ताशी का निधन हुआ, अरुणाचल प्रदेश के विधायक थे। भारत के स्टीलमैन जमशेद ईरानी का निधन हो गया है। असम के प्रख्यात कलाकार पेंटर थे नील पवन बरुआ का निधन हो गया है। असमिया अभिनेता निपोन गोस्वामी का निधन हुआ है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स जरूर बनाना दोस्तों। नोट्स बनाओ, बारूद बन जाओगे। बारूद तो बहुत छोटी चीज़ है, परमाणु बम बन जाओगे। अरे ये भी छोटा है, हाइड्रोजन बम बन जाओगे। जहां गिरोगे वहां फटोगे। जरा गौर करना कि आपका नॉलेज का लेवल कहां पहुंच गया होगा, जरा कंपेयर मारना एक बार। इतनी सारी चीज़ें डेली आप कवर करते हो मात्र 25 से 30 मिनट में। मैं कहता हूं आज देखो एसएससी सीपीओ का पेपर हुआ और एक छात्र का मैसेज आया, सर मैंने इतने सारे प्रश्न सही कर दिए। तो ऐसा नहीं केवल करंट अफेयर्स हो रहा है, करंट अफेयर्स का रिलेशन स्टैटिक जीके से जोड़ देता हूं। पढ़ते पढ़ते आपको पता ही नहीं चलता कि आप कितनी सारी चीज़ें सीख रहे हो। तो ये फायदा होता है क्लास का। चलिए, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज की परीक्षा पहली बार कितनी महिला अधिकारियों ने पास की है? तो पहली बार 6 महिला अधिकारियों ने इस परीक्षा को पास किया है। दोस्तों भारतीय सेना की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है। और इस साल की परीक्षा में 15 जो वीमेन ऑफिसर शामिल हुई थी उनमें 6 लोगों ने इस परीक्षा को पास किया है। देखिए डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज जो है इसके बारे में मैं आपको समझाना चाहूँगा। तो दोस्तों भारत के सबसे पुराने सैन्य संस्थानों में से एक है।
1905 में देवलाली में इसकी स्थापना हुई थी आर्मी स्टाफ कॉलेज के रूप में। 1907 में क्वेटा में ये ट्रांसफ़र हो गया। अब वो क्वेटा पाकिस्तान में चला गया है। भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद 1947 में तमिलनाडु में ट्रांसफ़र हो गया है, जिसे बोलते हैं वेलिंगटन छावनी। किस जिले में है? नीलगिरी में है। ठीक है, आगे बढ़ूँ मैं? चलो दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको अभी करंट अफेयर्स में पढ़ा चुका हूं कि अभी हाल ही में पहली बार भारत के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, जिसे हम बोलते हैं CRPF बोलते हैं, वहां पर 2 वीमेन ऑफिसर्स को महानिरीक्षक के पद पर प्रमोट किया गया। एक है एनी अब्राहम और दूसरी है सीमा धुंडिया। एनी अब्राहम को मिला है रैपिड एक्शन फोर्स का IG नियुक्त किया गया है और सीमा धुंडिया को बिहार सेक्टर का IG बनाया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस राज्य में बाजरा मिशन शुरू किया गया है? तो बाजरा मिशन काफी फोकस किया जा रहा है, इसके बारे में मैंने आपको कुछ दिन पहले भी बताया था। कमेंट बॉक्स में बताओ हाल ही में किस राज्य ने बाजरा दिवस मनाया है। मैंने करंट अफेयर्स में पढ़ाया था, देखे तो कितना याद है। तो बाजरा मैंने आपको बताया था, इसकी जो न्यूट्रिशन क्वालिटी है बहुत अच्छी है। इसमें आयरन मिलेगा, इसमें फाइबर मिलेगा, इसमें आपको सारे गुण मिलते हैं जो शरीर के लिए आवश्यक हैं और ये कम पानी में उत्पादन इसका होता है। तो बाजरे पर इतना फोकस किया जा रहा है। असम की मुख्यमंत्री हैं हिमंत बिस्वा शर्मा। इन्होंने कब? 16 नवंबर 2022 को एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए और फार्मर्स की जो इनकम है उसको 2x करने के लिए असम बाजरा मिशन शुरू किया है। तो फसलों में डाइवर्सिटी लाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। केवल चावल दाल मत उगाओ, केवल आप चावल दाल आटा बोल रहा हूँ, गेहूँ, है ना। अब बहुत सारे हम और भी ऐसे फसल हैं जिसको हम प्रोडक्टिविटी बढ़ा करके निर्यात करके अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, भारत दुनिया में बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसके बाद नंबर आता है नाइजर और चाइना का। भारत में राजस्थान सबसे ज़्यादा बाजरे का उत्पादन करता है। इसके बाद नंबर आता है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल का। ठीक है, चलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजरा दिवस कब मनाया जाता है? 2023 में। भारत ने राष्ट्रीय बाजरा दिवस 2018 में मनाया था, याद रखना। आज का आखिरी प्रश्न, बहुत बुरी बीमारी है राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। व्हेन इज नेशनल एपिलेप्सी डे ऑब्जर्व्ड? बहुत बुरी बीमारी है दोस्तों और ये है 17 नवंबर को मनाया जाता है। ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कहलाता है मिर्गी, जिसमें शरीर में बहुत झटके आते हैं, पूरा शरीर अकड़ जाता है और आप बेहोश हो जाते हैं। आपका कॉन्शियस जो है, आप अनकॉन्शियस हो जाते हैं। देखिए 16 नवंबर को कल मैंने पढ़ाया था नेशनल प्रेस डे मनाया जाता है। नेशनल प्रेस डे मनाया जाता है। 7 नवंबर को विश्व कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। विश्व कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। तो WHO ने एक अभी रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया है कि 50 मिलियन मिर्गी के रोगी हैं। 80% जो डेवलपिंग कंट्री है वहाँ पर है। भारत में 10 मिलियन यानी 1 करोड़ लोगों को मिर्गी के दौरे का अनुभव हो चुका है। हर साल फरवरी के दूसरे सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है। 14 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 2022 में मनाया गया है। अगर आपसे कोई पूछे तो एक प्रकार का मानसिक विकार है। लगातार शरीर में आप समझिए शॉर्ट सर्किट है ना। आपके शरीर में करंट बह रहा है और शॉर्ट सर्किट हो जाए तो एकदम से शरीर आपका बेकाबू हो जाता है। ठीक है, तो मस्तिष्क की जो गतिविधि होती है अनकंट्रोलेबल हो जाती है, जिसकी वजह से दौरे पड़ते हैं। कोई भी व्यक्ति मिर्गी से ग्रसित हो सकता है। खासकर छोटे बच्चे, वयस्क, महिलाओं की तुलना में पुरुषों में अधिक देखा जाता है ये मिर्गी का बीमारी। करंट अफेयर्स की रसमलाई पे पहुंच गए हैं, यानी जुलाई महीने के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का यहां पर रिवीजन करेंगे। अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन कहां किया गया है? बनारस में किया गया है। PT उषा, इलैया राजा, P विजेंद्र प्रसाद गारू और वीरेंद्र हेगड़े को संसद के किस सदन के लिए नॉमिनेट किया गया है? राज्यसभा के द्वारा। देखिए राज्यसभा में
राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है 12 लोगों को। गृह मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया है? श्रीनगर में इसका अभी हाल ही में इनॉग्रेशन किया था। किस देश के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर के पद से इस्तीफा दिया था? तो बोरिस जॉनसन गए थे, उसके बाद लिज ट्रस आई थी, अब प्रेजेंट में ऋषि सुनक आ गए हैं, तो वो यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री थे। चर्चा में रहा फील्ड्स मेडल। जो फील्ड्स मेडल है वो किस एरिया में दिया जाता है? तो याद रखिएगा मैथ्स के क्षेत्र में दिया जाता है फील्ड्स मेडल। चलिए, T10 सीरीज के लिए तैयार? कमेंट बॉक्स में देख रहा हूं, ठीक है, कमेंट बॉक्स को मैं रेगुलरली चेक करता रहता हूं। अब चूंकि पढ़ाता हूं तो इसलिए मैं आपसे बात नहीं करना चाहता, आपका टाइम बहुत कीमती है। मैं लास्ट में 1-2 लाइन जो है वो बोल के जाता हूं ताकि आपका लेक्चर बेकार ना जाए फालतू की बकवास से। अच्छा है, सीधी बात, नो बकवास। संविधान में किस आर्टिकल में हर राज्य का एक गवर्नर होगा? तो मैंने आपको पढ़ाया 153 में बताया गया है। किस आर्टिकल में राज्यपाल के क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है? थोड़ा जोर लगाओ, 157 में बताया गया है। जो राज्यपाल की पद अवधि है राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत, यानी ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट रहता है, जब चाहे तब उसे हटा सकता है। किस आर्टिकल में बताया गया? आर्टिकल 156 में। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? भारत 150 प्लेस पर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का कौन सा प्लेस है? भारत 107 प्लेस पर है। फिक्की के प्रेजेंट में अध्यक्ष कौन है? तो इनका नाम क्या है? शुभ्रकांत पांडा। मांडू महोत्सव किस स्टेट में मनाया जाता है? तो ये एमपी में मनाया जाता है, धार में मनाया जाता है, जिसे जॉय सिटी भी कहा जाता है। ठीक है, चलो। इला भट्ट कौन थे? तो इला भट्ट आप याद रखना, ये कौन थे? सामाजिक कार्यकर्ता थे, इनका निधन हो गया है। सत्य नडेला किस कंपनी के सीईओ हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। माइक्रोसॉफ्ट, यूट्यूब, अमेजन, ट्विटर, तो ये माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। लाई हरोबा महोत्सव किस स्टेट में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मणिपुर राज्य में। ठीक है, कितना स्कोर किया बताओ? चलो, 17 नवंबर यानी कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। फिर से 10 प्रश्नों का टेस्ट आ गया। टेस्ट 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 टेस्ट, मजा आ जाना चाहिए भाई साहब, पढ़ना है हमें। इंडोनेशिया ने किस देश को G20 की अध्यक्षता सौंपी है? भारत को सौंपी है। व्हाट्सएप इंडिया के प्रमुख कौन थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है? मैंने कल पढ़ाया था आपको, अभिजीत बोस ने इस्तीफा दे दिया है। डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान को किसने शुरू किया है? नेशनल वीमेन कमीशन, राष्ट्रीय महिला आयोग ने। किस देश ने भारतीय पेशेवरों के लिए 3000 वर्क वीजा जारी करने की मंजूरी दी है? तो ब्रिटेन ने दी है। 15 नवंबर को किस राज्य में पेसा अधिनियम लागू हुआ? तो पेसा अधिनियम कहाँ लागू हुआ? एमपी में, मध्य प्रदेश में लागू हुआ है। ठीक है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को। संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास, युद्ध अभ्यास 2022 किस राज्य में शुरू हुआ? उत्तराखंड में। मॉर्गन स्टैनली के अनुसार इस दशक भारत किस क्रम की अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तीसरी। एशियाई एयरगन निशानेबाजी चैंपियनशिप में शिव नरवाल और सागर डांगी ने कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड। नवी टेक्नोलॉजीज ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है? MS धोनी को। साथियों, आज का सवाल, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? आपको कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर देना है। अब आपका करंट अफेयर्स यहां पर होता है खत्म। स्टैटिक जीके का पिटारा खोलता हूं और आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाएं। सबसे पहले नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसे हम बोलते हैं असहयोग आंदोलन। 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो महात्मा गांधी जी ने इसको शुरू किया था। ठीक है। कम्युनल अवार्ड, सांप्रदायिक जो कम्युनल पैक्ट था, 16 अगस्त 1932 को साइन किया गया था मैकडोनाल्ड के द्वारा। इसके तहत क्या हुआ था? जो ST SC थे वो क्या होते?
ST SC अलग हो जाते, पृथक हो जाते। हालांकि उसके बाद महात्मा गांधी जी ने इसका विरोध किया था, भीमराव अंबेडकर को मनाया कि ये कम्युनल पैक्ट नहीं होना चाहिए। आप इसी के बाद रिजर्वेशन की नींव पड़ी है। ST SC जो ST थे उनको क्या किया गया था कि अलग से ही एक अलग आपको दे दिया गया था कि आप अलग से आप अपना चुनाव कराइए और केवल उसमें वही वोट कर सकते थे, जनरल वोटिंग नहीं हो सकती थी। कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन था कब हुआ? 1920 में, उसी में असहयोग आंदोलन पारित हुआ था। कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन जिसमें हमने पूर्ण स्वराज की मांग की थी वो था दिसंबर 1929 में। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 1907 में हुआ था, जिसमें एक्सट्रीमिस्ट और जो मॉडरेट थे दोनों आपस में लड़ गए थे। नरम दल और गरम दल अलग अलग हो गए थे। हालांकि 1916 में वापस से सब मिल गए। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में हुआ था, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और MS जोशी के द्वारा। खिलाफत आंदोलन 1920 में स्टार्ट हुआ था। ये अंग्रेज के खिलाफ था, ठीक है, क्योंकि खलीफा को चैलेंज किया था। शौकत अली मोहम्मद अली ने स्टार्ट किया था। गांधी इरविन समझौता 8 मार्च 1931 को हुआ था, जो कि महात्मा गांधी और वाइस राय इरविन के बीच में हुआ था, जिसमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बंद करने के लिए घोषणा की गई थी, स्थगित करने की घोषणा की गई थी। चौरी चौरा कांड, जिसमें 5 फरवरी 1922 को यह हुआ था, एक थाने को उड़ा दिया गया था, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कोई नहीं भूल सकता। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। निहत्थे लोगों पर जनरल डायर आया और उसने लगातार गोलियां चला दी थी। अमृतसर में घटना हुई। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये 1932 में हुई है, इसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। सेकेंड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, इसमें गांधी जी पार्टिसिपेट किए थे। क्वेश्चन पूछा जाता है, 1931 में हुआ था। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। बंग भंग आंदोलन, जिसे स्वदेशी आंदोलन कहते हैं, आप सभी को पता 1905 में विभाजन हो गया था। उस समय लॉर्ड जो कर्जन थे उन्होंने डिवाइड कर दिया था इसको, तो बंगाल के विभाजन के विरुद्ध हुआ था 1905 में। बरदौली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 में हुआ था। इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। गुजरात के किसानों को जो लगान वृद्धि करी गई थी उसके विरोध में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी एओ ह्यूम के द्वारा, और उस समय वोमेश चंद्र बनर्जी उसके क्या थे? प्रेसिडेंट थे। मॉन्टेगू घोषणा 1917 में हुई थी। भारत में मंत्री लॉर्ड मॉन्टेगू की घोषणा हुई थी। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1999 को मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र पर मनाया गया। यहाँ पर डेट गड़बड़ है, ये 1940 होना चाहिए मुक्ति दिवस, ठीक है, 1940 कर लेना मुक्ति दिवस, ठीक है। तो कैसा लगा आप लोगों को करंट अफेयर्स? अच्छा लगा? आप लोगों ने स्टैटिक जीके भी कंप्लीट किया। आज हमने हिस्ट्री के क्वेश्चन को पिक किया था, यहाँ से भी 1-2 नंबर आपका पक्का है। डेली करंट अफेयर्स की PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर भी अवेलेबल है, वहाँ पर भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आते हैं, वो भी आप ज्वाइन कर लेना। और साथियों, रूट एप्लीकेशन पर भी हमारे कुछ स्पेशल बैचेस हैं, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। आप हमें फॉलो कर सकते हो, हमारे बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक सब जगह, हर जगह आपको मिल जाऊँगा। साथियों, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो आप लाइक बटन ज़रूर दबाएं, शेयर ज़रूर करें और कमेंट करें कि कैसा लग रहा है सेशन और क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर चाहिए, ताकि मैं उसे उठा करके यहाँ पर ले आऊँ। साथियों, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये क्लास उनके लिए फुल पैकेज होती है, मात्र 25 से 30 मिनट की। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे फिर कल इसी ऊर्जा, इसी जोश के साथ। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।